स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह। आज हम इस वीडियो के अंदर समष्टिगत अर्थशास्त्र के लेसन सरकारी बजट पर चर्चा करेंगे। सरकारी बजट का ये चैप्टर समष्टिगत अर्थशास्त्र में काफी मार्क्स का होता है। काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, आप इस बात को समझिए। कम से कम मानकर चलिए कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ये आपको चैप्टर देता है सरकारी बजट। देखिए, जनरली बजट क्या है, हम घरों में भी बजट वर्ड का यूज करते हैं कि बजट क्या है, कि कितनी इनकम होगी, कितने खर्चे होंगे। आय और व्यय का एक विवरण होता है, डिटेल होती है घर में कि इतने पैसे महीने में आएंगे, इतने हम खर्च करेंगे। इसी तरह से हर देश की सरकार भी बजट बनाती है। बजट बनाने का काम सरकार करती है, हर साल करती है। ये भी आपने सुना होगा कि अखबार में आता है, टीवी में बताते हैं कि सरकार बजट बनाने की तैयारी कर रही है। तो हमारा जो टॉपिक है असल में वो है सरकारी बजट। हम किसी घर के बजट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरकार के बजट। खाली बजट भी अगर आपसे पूछा जाता है तो मीनिंग उसका सरकारी बजट से, आपके घर के बजट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। आपको बताना है सरकारी बजट क्या है और वो किस तरह से, उसमें क्या क्या होता है, ये इसका सब्जेक्ट है। चलिए देखो, सरकार बजट बनाती है। आपको हम एक नॉलेज के लिए बताते हैं कि सरकार बजट अगले साल का बनाती है। घरों में बजट तो उसी महीने का होता है, लेकिन सरकार का जो बजट है वो अगले साल का होता है। याद रखिए, आगामी वर्ष कहते हैं हम लोग, और हम उसे वित्तीय वर्ष से भी कहते हैं। अगले वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर या इकोनॉमिक्स में ज्यादातर इसको लेखा वर्ष कहते हैं। भारत का जो लेखा वर्ष है, आपकी नॉलेज रहनी चाहिए, भारत का लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक। यानी अगर हम वर्तमान लेखा वर्ष की बात करें तो वो है अभी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 2021 से लेकर अगले साल का 31 मार्च 2022। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 हमारा ये वित्तीय वर्ष चल रहा है। सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जो बजट बनाया है वो इस पीरियड का बनाया है। तो हर साल बजट बनता है, लेकिन बजट फरवरी में बन गया है। ठीक, अप्रैल से लागू हुआ, 1 अप्रैल से, और अगले साल के 31 मार्च तक चलेगा। तो बजट आगामी वित्तीय वर्ष का होता है। चलिए, बजट में क्या है? बजट में है सरकार को कितना पैसा आएगा, कितनी प्राप्तियां आएंगी, कितना वो व्यय खर्च करेगी। सरकार अपने आने वाले 1 साल का हिसाब किताब लगाकर चलती है कि आने वाले 1 साल में उसे किन किन स्रोतों से पैसा आना है, किन किन स्रोतों पर खर्च करना है। अनुमान के अनुसार, अनुमान हो सकता है ना अगले साल का, पक्का तो कुछ नहीं हो सकता। तो बजट क्या है? आने वाले 1 साल में सरकार को मिलने वाली सारी अनुमानित प्राप्तियों और सारी अनुमानित खर्चों व्ययों का एक विवरण। हर साल बजट में यही दिखाया जाता है कि आने वाले साल में सरकार क्या खर्च करने वाली है, कहां कहां से उसे प्राप्तियां यानी पैसा आने वाला है। तो कुल मिलाकर हमने बजट की मीनिंग को भी यही बताया है, आगामी लेखा वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का विवरण। कुल मिलाकर बजट एक विवरण है, एक डिटेल है, एक स्टेटमेंट है, एक लेखा है। बजट एक अकाउंट की तरह से है जिसमें दिखाया जाता है कि आने वाले साल में इस जगह पर खर्चे होंगे, इस जगह से पैसा आएगा। तो मतलब यही हो गया कि बजट में 2 मुख्य चीजें हैं, अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया भी है कि बजट के मुख्य रूप से 2 भाग हैं, एक सरकारी प्राप्तियां यानी बजट प्राप्तियां, दूसरा सरकारी व्यय यानी कि बजट। आप इस लेसन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर इनको अलग अलग डिटेल में समझेंगे कि सरकार की प्राप्तियों के स्रोत क्या हैं, सरकार की व्यय की मदें क्या हैं। 2 हिस्सों में ये चैप्टर आपको डिटेल में बताया जाएगा, सरकार की प्राप्तियां और सरकार का व्यय। तो कुल मिलाकर बात ये क्लियर होती है, समझी जाती है
कि बजट एक विवरण है सरकार की प्राप्तियों और सरकार के व्यय। फिर भी हमें बजट से जुड़ी हुई कुछ और मुख्य बातों को भी समझना है, एक बेस बनाना है कि बजट क्या है। एक दो बातें हमने अभी आपको बताई कि जैसे कि ये सरकारी प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण है, मुख्य बात इसकी एक पॉइंट वाली बात आपको क्लियर हो चुकी। दूसरी बात, बजट आमतौर पर एक वर्ष के लिए होता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि आमतौर पर बजट जो बनाया जाता है वो एक साल के लिए बनाया जाता है। हमारे देश में भी बजट एक साल के लिए बनाया जाता है। वैसे कुछ देशों में 2 साल का भी होता है, अमेरिका में ये 2 साल का होता है, लेकिन आमतौर पर बजट एक साल का होता है। दूसरी बात यह है कि सरकार जो भी बजट बनाती है अपने आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार बनाती है, जो उसने लक्ष्य तय किए हैं, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, तो बजट सरकार के उद्देश्यों के अनुसार तैयार होता है। ये एक मुख्य बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि बजट जो है, जो भी बनता है बजट फरवरी में बनकर तैयार होता है, संसद में पेश होता है, विधानमंडल में पेश होता है, लेकिन उसे संसद से पास करवाना जरूरी होता है। आप देखिए, बजट फरवरी में ही बन जाता है क्योंकि उसे पास करवाना है। अगर पास नहीं होगा तो 1 अप्रैल से उसे लागू नहीं किया जा सकता। कोई भी बजट को बनाने पर उसे विधानमंडल, साफ साफ लिखा इसमें कि संसद से पास करवाना जरूरी है। कोई भी बजट जो भी बनता, हर देश के अंदर रूल है ये कि बजट को संसद से, विधानमंडल से पास करवाना जरूरी है। भारत में बजट 1 फरवरी को पेश होता है संसद में। ये बात ध्यान रखिए, भारत में बजट जो है 1 फरवरी में को संसद में पेश होता है। पहले ये मार्च में होता था। 2017 से सरकार ने ये व्यवस्था करी है कि बजट 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत होता है। फरवरी में उस पर डिबेट होती है, मार्च तक उसको पास कराकर 1 अप्रैल से उसे लागू कर दिया जाता है। तो 2-3 बातें आपको दिमाग में रखनी है कि बजट जो है वो आमतौर पर 1 साल का है। संसद से पास करवाना उसे बहुत जरूरी है। बिना संसद से पास किए बजट लागू नहीं होता है। एक मुख्य बात, बजट तो हर सरकार बनाती है। सरकारें 3 तरह की हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जैसे पूरे देश में जो काम करती है, राज्य सरकार हर स्टेट वाइज काम करती है, और स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका। अब हम जो इस लेसन में बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे, ये बजट है केंद्र सरकार का बजट। जैसे अभी हम वर्तमान में गए तो मोदी सरकार का जो बजट बनता है हर साल, वो केंद्र सरकार का बजट है। तो बजट जो है वो आमतौर पर केंद्र सरकार के बजट की बात हो रही है। आपसे अगर पूछा जाता है ये कौन सा बजट है, तो वो केंद्रीय बजट है। ये नोटेड मैंने बात बता दी है यहाँ पर कि बजट मुख्य रूप से केंद्र सरकार का बजट की बात हो रही है, ना राज्य सरकार के बजट की बात हो रही है और ना ही स्थानीय सरकार के। और इनके बजट वैसे भी 1 फरवरी में नहीं आते, इनकी डेटें अलग अलग होती हैं हर राज्य के हिसाब से। केंद्र सरकार का ही बजट फरवरी में आता है, पूरे देश के लिए होता है, तो इसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं या संघीय बजट कहते हैं। यानी जो बजट आप समझ रहे हैं वो संघीय बजट की धारणा समझ रहे हैं। केंद्रीय बजट कहिए या संघीय बजट कहिए, हम इस पर अपनी डिटेल कर रहे हैं, याद रखिए इस बात। दूसरी बात, मैंने अभी भी बात बता दी है कि बजट के इस लेसन में आपको 2 बातों पर ध्यान रखना है। प्राप्तियां सरकार को कहां कहां से होती हैं, व्यय सरकार को कहां कहां से होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, ध्यान रखना है आपको कि बजट क्या है। 2 हिस्से हैं उसके, इन पर आपकी डिटेल रहेगी। देखो, 2 हिस्सों की डिटेल को समझने से पहले हमें बजट से जुड़ा एक बहुत ही मुख्य पॉइंट, मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। बजट के उद्देश्य, ये हमारा यहाँ पर सबसे मेन एक टॉपिक रहेगा, बजट के उद्देश्य। इनको करने के बाद हम आपको इन 2 चीजों पर डिस्कस करके देंगे। बजट के उद्देश्य पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिए।
अभी जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है इस ईयर का, उसमें भी बजट के उद्देश्यों का क्वेश्चन वहीं पर है। तो आप इस टॉपिक को बहुत गहनता से डीप जाकर समझिए, ये पॉइंट आपको बहुत काम देगा, ये बात समझ के चलिए। बजट के कुल मिलाकर 6 उद्देश्य। आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं समझो, आजकल ये नहीं आते कि अब थ्योरी तो लिखनी नहीं है अभी फर्स्ट पार्ट में, आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि इसकी कोई व्याख्या करनी। आपसे पूछा जाएगा बजट क्या, इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं। अब ये वाली बात रह नहीं गई कि हम 3 पॉइंट याद कर लें। हमें ये ध्यान रखना है कि बजट का उद्देश्य कौन से नहीं, कौन से हैं ये तो एक बात है, कौन से नहीं है, कौन से हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ पर समझनी है। तो बजट के मैं आपको क्लियर कर दूं कि बजट के जो उद्देश्य हैं 6 उद्देश्य हैं बजट के। 6 में 3 यहाँ पर अभी हैं, आर्थिक विकास करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आर्थिक स्थायित्व लाना। 3 और है। आपको हर नाम ध्यान में रखना है कि बजट का कौन कौन सा उद्देश्य है, क्योंकि वो क्या करेंगे 4 को पॉइंट दे देंगे, पूछेंगे कि इनमें से बजट का उद्देश्य कौन सा नहीं। तो इसलिए आप इनके नामों को याद रखिए। बाकी देखो हमें कोई डिटेल नहीं समझनी है, आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा, जहां तक चांस है कोई भी उद्देश्य किस तरह से पूरा होता है ये पूछा जाना है आपसे। तो इसलिए हम एक एक करके आपको बातें बताते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। आप समझिए कोई भी सरकार जब बजट बनाती है क्या बताती है उसके अंदर, गवर्नमेंट में बजट यही कहता है विकास करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, आर्थिक स्थायित्व, कीमतों में स्थिरता लाएंगे, यही उद्देश्य होते हैं बजट के। जनरल उद्देश्य बजट के यही होते हैं, ये आप समझिए। चलिए तो बात करते हैं आर्थिक विकास करना। पहला मुख्य उद्देश्य, बजट की मुख्य बात ही होती है। देखिए आप बजट में सरकार क्या कहती है कि ये बजट देश का तेजी से विकास करेगा। तो पहला उद्देश्य होता है आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास का मीनिंग होता सिंपल, सेकंड बुक में भी बताया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कि आर्थिक विकास करना देश के उत्पादन को तेजी से बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना, जीडीपी में वृद्धि करना। यहां लिखा है कुल उत्पादन या जीडीपी में वृद्धि करना, देश के उत्पादन को बढ़ाना ही आर्थिक विकास है, आसान शब्दों। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि आर्थिक विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजट कैसे काम करता है। सरकार आर्थिक विकास करने के लिए बजट में जो उत्पादक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग, निर्माण, इनको रियायतें देती है। सरकार के पास बजट है, बजट का काम क्या है, उत्पादन क्षेत्रों को, उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को मदद देना। उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि, उद्योग, निर्माण क्षेत्र को रियायतें देती सरकार, जैसे करों में छूट, जैसे सस्ते ऋण। इस तरह से उनको उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाता है, ज्यादा उत्पादन हो, क्योंकि अगर विकास होगा तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा भी होगा, ऊंचा भी होगा। लोगों का जीवन स्तर अच्छा और ऊंचा तभी होता है जब विकास होता है। विकास की शर्त है कि जीवन स्तर अच्छा भी हो, ऊंचा भी, और ये तब होता है जब जीडीपी बढ़े। और इसके लिए सरकार उत्पादक क्षेत्रों को, कृषि को, उद्योगों को, निर्माण क्षेत्र को अनेक तरह की रियायतें बजट द्वारा देती है। याद रखिए क्या क्या रियायतें हैं, सस्ते ऋण देना बजट द्वारा, आर्थिक सहायता, अनुदान, मदद देना, करों में छूट देना। इस तरह के उपायों द्वारा सरकार अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए विकास का लक्ष्य पाती है। दूसरा उद्देश्य है रोजगार अवसरों में वृद्धि करना। बड़ा आसान उद्देश्य। देश में बेरोजगारी होती है, गरीबी होती है, गरीबी और बेरोजगारी का अंत होता है रोजगार से। तो सरकार का उद्देश्य होता है गरीबी और बेरोजगारी समाप्त हो, इसीलिए सरकार बजट के द्वारा व्यय करके गरीबों के लिए कार्यक्रम बनाती है। लिखा सार्वजनिक व्यय द्वारा रोजगार कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न रोजगार कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार बने, बेरोजगारी दूर हो, गरीबी दूर। बहुत आसान पॉइंट है।
बहुत ज्यादा बात इस पर नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा जो उद्देश्य है वो है आर्थिक स्थायित्व लाना, यानी कीमतों में स्थिरता लाना। देखो देश में आप जानते हो समय समय पर कभी मंदी है कभी तेजी। मंदी में कीमतें डाउन हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तेजी में कीमतें बढ़ जाती हैं। बढ़ती कीमतों गिरती कीमतों को रोकना ही होता है आर्थिक स्थायित्व। आर्थिक स्थायित्व मतलब कीमत में स्थिरता लाना। बजट का ये काम आपको आगे एक लेसन जिसमें हम कीमतों को नियंत्रित करने वाली राजकोषीय नीति पढ़ेंगे उसमें भी डिटेल में आएगा। यहाँ ये थोड़ा सा ये है कि सरकार अपने बजट में करों के माध्यम से कीमतों को नियंत्रित कर सकती है। जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं उन पर कर कम किया जा सकता है, करों के द्वारा कीमतों को नियंत्रित किया जाता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा उत्पादन बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये लिखा है बजट में करों और सार्वजनिक व्यय द्वारा मंदी या तेजी को नियंत्रित किया जाता है। तो बजट में उपाय किए जा सकते हैं। सरकार महंगी चीजों पर जो रेट बढ़ रहे हैं कीमतें टैक्स कम कर दे, सार्वजनिक व्यय करके वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाए जिनके रेट बढ़ रहे हैं। अगर मंदी आ गई है तो उत्पादन बढ़ाने के उपाय बजट द्वारा करे। तो बजट के द्वारा सरकार करों के द्वारा व्यय के द्वारा मंदी तेजी को नियंत्रित करती है, क्योंकि स्थायित्व लाना जरूरी है। स्थायित्व विकास की शर्त है। ये विकास का उद्देश्य तभी होगा जब स्थायित्व रहे, कीमतें स्थिर रहे। लिखा इस बात को कि आर्थिक स्थायित्व आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। तो देखिए कीमतों का जो ये पॉइंट है ये आगे के चैप्टर में पूरी डिटेल में आता है। यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट में ये बात बताई गई है कि सरकार अपने बजट उद्देश्य रखती है विकास करना, रोजगार बढ़ाना, आर्थिक स्थायित्व। ये सब कुछ होता है आय और व्यय, सरकारी व्यय और टैक्सों के द्वारा। यहाँ भी टैक्स में छूट दी सरकार ने। उत्पादन बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए व्यय करके सरकार रोजगार कार्यक्रम बनाती है। गरीबी हटाने के लिए सरकार रोजगार कार्यक्रम बनाती है। आर्थिक स्थायित्व कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार करों का प्रयोग करती है, सार्वजनिक व्यय का प्रयोग करती है। मंदी आ रही है, सरकार खर्चे ज्यादा करेगी। आप देखिए कोरोना आया, मंदी आ गई, सरकार ने व्यय को बढ़ाया। मंदी तोड़ने का रास्ता है, सरकार ज्यादा व्यय करती है तो मंदी खत्म होती है। ये हो जाता है। ऐसा करके सरकार आर्थिक स्थायित्व लाती है। तो 3 उद्देश्य ये आपको बताए हैं। अभी हम 3 उद्देश्यों पर और बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए 3 पॉइंट्स जो बजट के उद्देश्य के 3 पॉइंट थे वो तो मैंने आपको पढ़ाए। अब हम आपको अभी जो पॉइंट करा रहे हैं 4th और 5th सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। पहले 3 पॉइंट का फोकस इतना नहीं है जितना कि इन 2 पॉइंट का रहेगा 4th और 5th। टोटल मैंने आपको 7 बताए हैं। 4th है आय की असमानताओं में कमी लाना या आय का पुनर्वितरण करना। 5th है संसाधनों का पुनः आवंटन। 6th है सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रबंध और 7th है क्षेत्रीय असमानता कम करना। तो ये 6th रहेगा, सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रबंध, क्षेत्रीय असमानता कम करना। सबसे मेन है 4th पॉइंट। आपको पिछले कुछ सालों के अगर बोर्ड के पेपर देखेंगे तो आपको जो सबसे ज्यादा पॉइंट पूछा गया है वो ये पूछा गया है 4th पॉइंट। 4th और 5th, फर्स्ट 3 पर ज्यादा फोकस नहीं है, 4th और 5th पर हमारा फोकस ज्यादा है। 4th है आय की असमानताओं में कमी लाना या आय का पुनर्वितरण। देखिए हर देश में आय की असमानता होती है। आय की असमानता मतलब कोई ज्यादा कमाता है कोई कम। थोड़े से लोग ज्यादा कमाते हैं, बहुत सारे लोग कम कमाते हैं। गरीबी और अमीरी, सीधा आसान शब्दों में अगर हम कहें ये है आय की असमानता। तो बजट का एक उद्देश्य है जैसे गरीबी खत्म करना, बेरोजगारी खत्म करना, ऐसे ही है आय की असमानताओं में कमी लाना, आय का पुनर्वितरण। देखो बजट काम कर सकता है देश में गरीबी और अमीरी को कम करने में। खत्म कभी नहीं होती, कम होती है। ये आपसे पूछे जाएंगे पॉइंट्स। आय की असमानता का उद्देश्य कैसे पूरा होता है? ऑप्शंस मिलेंगे। आय की असमानता कम करने के 2 मेन एंगल हैं। पहला बजट के द्वारा प्रगतिशील कर नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रगतिशील कर नीति का मतलब सरकार टैक्स ऐसे लगाती है
कि अमीरों पर टैक्स ज्यादा लगे, गरीबों पर कम लगे, प्रगति के हिसाब से कर रखा। ज्यादा आय वालों पर ज्यादा कर, कम आय वालों पर कम कर, निर्धनों पर कर नहीं लगाया जाएगा। प्रगतिशील कर नीति यही कहती है जो ज्यादा कमाए उसको ज्यादा कर देना है, जो कम कमाए कम। यानी कि ज्यादा आय वालों पर कर का बोझ ज्यादा है, उनकी आय कम हो, कम आय वालों पर, निर्धनों पर कोई कर ना हो, तो आय का गैप घटता है। अमीर ज्यादा टैक्स दे रहा है, गरीब कम दे रहा है, तो गैप कम होता है, अमीरी गरीबी कम होती है। इसी तरह सार्वजनिक व्यय दूसरा पॉइंट है उसका, आय की असमानता को कम करने। सरकार व्यय करती है, व्यय करना है ना, गरीबों पर करेगी। निर्धन वर्ग को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास मुफ्त में दिया जाता है। राशन, अनाज दे रहे हैं, आजकल कोरोना के टाइम पर सरकार मुफ्त अनाज बांट रही है। 80 करोड़ लोगों को सरकार ने मुफ्त राशन दिया, किस कारण? कि चलो गरीब लोगों को खाना तो मिले। सरकार निःशुल्क मकान दे रही है गरीबों को, शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है। ये क्या है? ये है गरीबों को आय बचाने का तरीका। उनको ये सब निःशुल्क मिलेगा, उनकी आय बचेगी, उनकी आय का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। गरीबों को आर्थिक सहायता देना, काम धंधों के लिए अनुदान देना, मदद देना। कुछ चीजें गरीब नहीं खर्च कर सकते, नहीं ले सकते, उनको मदद देना, अनुदान देना। रोजगार के लिए उनको अनुदान देना। तो सरकार को व्यय करना है, तो सरकार अपने व्यय का ज्यादा हिस्सा गरीबों पर खर्च करती है। तो अमीरों पर टैक्स लगा के उनकी आय को कम करना, गरीबों पर ज्यादा खर्चा करना, इस तरह से गरीबों को फायदा होता है, अमीरों को टैक्स की मार ज्यादा पड़ती है। देखो, अमीर को ये सब चीजें, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है, वो अपना अरेंज खुद करेगा। गरीबों को ये निःशुल्क देना, उनके ऊपर ज्यादा खर्च करना, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना, इस तरह से अर्थव्यवस्था के अंदर आय की असमानताएं कम हो। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि आय की असमानता कैसे कम होती है? प्रगतिशील कर नीति से। अधिक सार्वजनिक व्यय, जनता पर, गरीबों पर अधिक सार्वजनिक व्यय। ये बात ध्यान रखिए कि सार्वजनिक व्यय का बड़ा हिस्सा गरीबों पर खर्च करता है। तो 2 पॉइंट से अर्थव्यवस्था में आय की असमानताओं को, गरीबी अमीरी को, ऐसे इसको ये भी बोला गया आय का पुनर्वितरण, यानी आय का वितरण सही करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताया जाता है। इसी तरह से 5वां पॉइंट है संसाधनों का पुनः आवंटन। काफी कम ये क्लियर हो पाता है स्टूडेंट्स को। हम चाहेंगे कि आप इस पॉइंट को थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर करें। संसाधन क्या? यानी सरकार को बजट के माध्यम से आने वाला पैसा। सरकार के पास पैसा आता है, सरकार उसे आगे खर्च करती है। पुनः आवंटन का मतलब है कुछ इस तरह से लगाना कि हर क्षेत्र को, हर व्यवसाय को, हर जरूरत के क्षेत्र को पैसा पहुंचे। देखो, कुछ क्षेत्र विकसित, उनको पैसा ना मिले प्रॉब्लम नहीं, कुछ पिछड़े हैं, पिछड़े क्षेत्रों तक, पिछड़े व्यवसायों तक पैसा पहुंचाना बजट पॉसिबल करता है। बजट के पास, सरकार के पास पैसा आया है, करों से इकट्ठा हुआ है, उनको ऐसे बांटना कि वो सभी क्षेत्रों तक पहुंचे, खास तौर से जो पिछड़े। बजट का काम है संसाधनों का, वित्तीय साधनों का उन क्षेत्रों को उपलब्ध कराना जहां निजी क्षेत्र नहीं जाता। निजी क्षेत्र वहां जाता है जहां प्रॉफिट। कुछ क्षेत्र जरूरतमंद, जैसे सफाई व्यवस्था, जैसे गरीबों की शिक्षा, जैसे गंदगी खत्म करना, शौचालय निर्माण करना, बहुत सारी ग्रामीण विकास है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास के काम करना, वहां निजी क्षेत्र नहीं जाता क्योंकि लाभ नहीं होता। सरकार, आप देखिए बजट में क्या करती है, अपने बजट का ज्यादा हिस्सा ग्रामीण विकास, सफाई व्यवस्था, इन सब पर, बिजली पानी की व्यवस्था, इन पर खर्च करने की बात कहती है। क्यों? सरकार को पता है कि वहां निजी क्षेत्र नहीं जाए। तो बजट का काम है पैसे को ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचाना जहां निजी क्षेत्र नहीं जा रहा, जो क्षेत्र पिछड़े हैं, जिन चीजों के लिए लोगों को जरूरत है और वहां नहीं है वो पैसा उपलब्ध, तो पैसा उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाता है। साथ साथ सरकार बजट के द्वारा पिछड़े व्यवसायों को, पिछड़े क्षेत्रों को पैसा उपलब्ध कराती है,
ताकि देश में संतुलित विकास हो। सबसे बड़ी जरूरत होती है देश के लिए संतुलित विकास। कुछ क्षेत्र पिछड़े हैं, कुछ क्षेत्र विकसित हैं, कुछ व्यवसाय आगे चले गए हैं, कुछ पीछे रह गए हैं। सरकार इस बजट के माध्यम से हर क्षेत्र को पैसा उपलब्ध कराती है जो पिछड़ा है, हर व्यवसाय को पैसा उपलब्ध कराती है जो पिछड़ा है। पुनः वितरण मतलब आवंटन, बांटना। आवंटन मतलब बांटना, साधनों को ऐसे बांटना, ढंग से बांटना कि हर क्षेत्र को पैसा मिले, सभी उत्पादक विकास में सभी उत्पादक क्षेत्रों को मिले, कृषि को मिले, उद्योगों को मिले, सबको मिले, खास तौर से पिछड़े क्षेत्रों को मिले, क्योंकि अगर संतुलित विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो बजट का काम है संसाधनों का सिस्टमैटिक ढंग से बंटवारा, ताकि हर क्षेत्र को पैसा मिले, हर जरूरत के उद्योग को, क्षेत्र को, व्यवसाय को पैसा मिले, जहां निजी क्षेत्र नहीं जा रहा स्पेशली वहां भी पैसा मिले। तो बजट पैसे को सही ढंग से बंटवारा करके देश में संतुलित विकास की स्थिति लाता है, ताकि देश का अच्छा विकास, तेज विकास हो सके। ये होता है संसाधनों का आवंटन, बंटवारा। तो ये दो पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे। छठा जो पॉइंट है ज्यादा खास पॉइंट नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार का क्षेत्र है, सरकार के उद्यम है, सरकार की कंपनी है, उनका प्रबंध बजट के द्वारा सही करना। और सातवां पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी भी थोड़ा यहाँ भी आइडिया मिला, फिफ्थ पॉइंट से इसका आइडिया, क्षेत्रीय असमानता कम करना। आप जानते हो देशों में कुछ क्षेत्र पिछड़े होते हैं, कुछ विकसित होते हैं। इंडिया में मध्य प्रदेश का बहुत सारा इलाका पिछड़ा है, झारखंड पिछड़ा है, उड़ीसा पिछड़ा है। तो पिछड़े क्षेत्रों के लिए सरकार बजट में प्रबंध करती है। जैसे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय द्वारा रियायतें देती है, सरकार को व्यय करना है। पिछड़े क्षेत्रों में बिजनेस लगाने वाले लोगों को रियायतें देती है। रियायतें कैसे? जैसे करों में छूट दे दी, सस्ते ऋण दे दिए, अनुदान दे दिया। आप समझिए, सरकार अनुदान दे सकती है। तो पिछड़े क्षेत्रों में व्यवसाय लगाने के लिए सरकार व्यय के द्वारा अनुदान देती है, सस्ते ऋण देती है, साथ साथ करों में छूट देती है, ताकि सभी उद्यम, कई सारे उद्यम पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, वहां व्यवसाय लगाएं, उन क्षेत्रों का विकास करें। जो विकसित हैं वो तो ऑलरेडी। तो सरकार की बजट का एक उद्देश्य होता है अपने व्यय के द्वारा, बजट के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को सुविधाएं देकर, व्यवसाय बनाकर वहां पर उनका विकास करना और देश उन सारे क्षेत्रों को समान रूप से विकसित कर